विजयनगर एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केसपी। विजयनगर दोस्तों, इसकी स्थापना 1336 में हुई हरिहर बुक्का के द्वारा। इसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में समझेंगे पूरा इतिहास के बारे में। प्रथम हिंदू साम्राज्य से कहा जाता है मध्यकाल का। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का के दो भाइयों के द्वारा की गई। दोस्तों, इसको हरिहर बुक्का के बारे में हम समझे तो इसका जो हरिहर बुक्का है ये दो हिंदू जो मोहम्मद बिन तुगलक था उनके द्वारा ये बंदी बना लिए गए थे, तो इन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद इन्होंने एक माधव विद्यारण्य से एक प्रेरणा ली, तो उन्होंने जो हिंदू धर्म उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद इन्होंने 1336 में कर्नाटक में आकर विजयनगर एम्पायर की स्थापना कर दी। लगभग 342 वर्ष तक इसका शासन चला जो विजयनगर एम्पायर था, और इस समय कुल 4 वंशों ने इसमें शासन किया: संगम, सालू और तुलु और आरविदु। दोस्तों हम समझे संगम के बारे में, तो संगम वंश आपको लगता होगा संगम वंश मतलब इसका अर्थ क्या है। तो संगम वंश का हम पूरा समझें तो दोस्तों जो संगम अर्थ इसका अर्थ है कि दोस्तों जो हरिहर बुक्का के जो पिता थे उनका पिता का नाम था संगम। आप सोच रहे होंगे कि संगम वंश किस लिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था। और संगम काल कुल 1336 से 1485 के आसपास चला, और सुलु वंश 1485 से 1505 तक चला। उसके बाद दोस्तों तुलु वंश 1505 से 1570 तक चला, और 1570 के बाद 1678 में विजयनगर एम्पायर पूरा आरविदु के शासकों में आ गया। उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। अब इसके बारे में पूरा दोस्तों समझते हैं इतिहास के बारे में। संगम वंश जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का इन दो भाइयों ने मिलकर की, और इसका प्रथम शासक बना हरिहर बुक्का। जो इसके अंदर हरिहर प्रथम थे वो ये दो भाई थे। पहले हरिहर बना दोस्तों, फिर उसके बाद बुक्का बना। तो हरिहर के बारे में समझ लेते हैं। हरिहर ने आनगेंदी को अपनी राजधानी सबसे पहले बनाया। 17 वर्ष तक ये राजधानी रही। इसके बाद इसने इसका नाम विजयनगर कर दिया, इसकी राजधानी का नाम। और हरिहर के द्वारा 1346 में जो होयसाल थे उनको जीत लिया गया, और 1347 में बहमनी को जो क्षेत्र था विस्तार था हो रहा था उसको रोकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 1356 में हरिहर की मृत्यु हो गई। अब समझते हैं दोस्तों बुक्का प्रथम के बारे में। बुक्का प्रथम ने मदुरा को जीत लिया 1356 में जो शासक बना, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था इसने वेद मार्ग की प्रतिष्ठापक इसने उपाधि धारण की थी, क्योंकि इसका जो वेद को बढ़ाना और संस्कृति को बढ़ाना इनमें ज़्यादा इनके ध्यान लगाया, इसको हिंदू धर्म को फैलाना, इसलिए इसका नाम वेद मार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि इसने अपने आप को धारण कर ली। इसने ज़्यादा यही काम किया दोस्तों, इसमें यही महत्वपूर्ण था। इसके बाद दोस्तों चलते हैं बुक्का के बेटे हरिहर द्वितीय पे। तो हरिहर द्वितीय को महाराज यधिराज की सबसे पहली उपाधि उसी ने धारण की 1377 में, जब उसकी मृत्यु हो गई हरिहर बुक्का की 1377 में। उसके बाद उसका बेटा हरिहर द्वितीय राजा बना, और इसी के समय इसने श्रीलंका को जीत लिया। पूरा श्रीलंका तक इसका इलाका पूरा फैल चुका था। इसके बाद दोस्तों इसके बाद आता है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष भी दोस्तों ज़्यादा दिन चल नहीं पाते, ये शासक कमज़ोर थे इसलिए। और इसके बाद बुक्का द्वितीय आया, वो भी 2 वर्ष तक शासन किया। ये ज़्यादा दोस्तों ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब चलते हैं दोस्तों देवराय प्रथम पर। देवराय प्रथम सबसे महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि दोस्तों इसी के समय निकोली द कॉन्टी ने इटली का यात्री था वो यहाँ पर आया था, और इसी के साथ साथ इसने कई सारे काम किए। और इसके अंदर जैसे कि हो गया इसके अंदर एक श्रीनाथ कवि थे, उनके जो दरबारी कवि थे वो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों पेपर में आ जाता है। श्रीनाथ कवि किसके दरबार के कवि थे, तो वो थे श्री देवराय प्रथम के। अब चलते हैं दोस्तों देवराय प्रथम जब उसका मृत्यु का समय आया, जो निकोली कॉन्टी था 1420 में आया था। फिर उसके बाद चलते हैं दोस्तों देवराय प्रथम के बेटों के बारे में। उनका जो बेटा था रामचंद्र और वीर विजय, तो उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। वीर विजय ये शासन नहीं कर पाती, क्योंकि रामचंद्र था उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वीर विजय वो भी शासन नहीं कर पाता, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तब वीर विजय का जो उनका बेटा था देवराय द्वितीय वो शासन करता है। और ये इसी को ही हम इसको उसमें कहा जाता है कि इंद्र के अवतार कहे जाते हैं इसको। और इसी के समय जो फारस में जो अब्दुल रज्जाक था वो 1442 में वो कर्नाटक में विजयनगर एम्पायर में आया था।
इसी के द्वारा जो मुस्लिम सैनिक थे उनको भर्ती किया गया था सेना में, और उनका लिए इसने मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों यहाँ तक तो हो गया, सबसे महत्वपूर्ण ये बात थी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, इसका अगला शासक बनता है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन भी ज़्यादा शासन नहीं चला पाता, ये उड़ीसा के गजपति के द्वारा मारा जाता है, और इसके मंत्री इसको मार देते हैं, और जो विरूपाक्ष होता है वो अंतिम शासक होता है, वो भी मर जाता है। उसके बाद अब जो नरसिंह जो होता है ना दोस्तों, नरसा का पुत्र वीर नरसिंह उसे मार देता है। वीर नरसिंह के द्वारा ही सुलभ वंश की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों चलते हैं सुलभ वंश की ओर। 1485 में और 1505 तक ईस्वी के आसपास ये सुलभ वंश चला। अब इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। नरसिंह के 2 पुत्र थे, तिम्मा और इमाडी। नरसा का नायक का जो पुत्र था वीर नरसिंह, उसी के द्वारा जो मार दिया गया था, जो वहाँ पे जो राजा था इमाडी, उसका नरसिंह का बेटा इमाडी नरसिंह, तो उसको मारने के बाद तुलु वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों। लेकिन इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण सुलभ वंश में है नहीं, क्योंकि दोस्तों ये चल नहीं पाया था। तिम्मा मर चुका था, उसकी हत्या हो गई थी। इसके बाद इमाडी शासक हुआ तो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। 1485 से 1505 तक उसका शासन चला। उसके बाद तुलु वंश की स्थापना होने लगी। तुलु वंश की स्थापना 1505 में वीर नरसिंह के द्वारा की गई, और वीर नरसिंह का जो भाई थे, छोटे भाई कृष्णदेव राय, इन्हीं के द्वारा ही पूरा शासन चलाया गया दोस्तों। और अब इसमें पूरा समझते हैं दोस्तों। कृष्णदेव राय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, विजयनगर एम्पायर का सबसे बड़ा नायक। कृष्णदेव राय के बारे में तो बाबरनामा में भी, जो बाबर की जो लिखी गई किताब है उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि वो शक्तिशाली शासक थे। अब समझते हैं दोस्तों कृष्णदेव राय के बारे में। जब 1529 में उनका जो शासक बनते हैं वो, तो उन्होंने बीदर के सुल्तान महमूद शाह को हरा दिया 1509 में ही। सॉरी दोस्तों, 1529 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बारे में समझते हैं। 1572 में वो बीजापुर के जो यूसुफ आदिल खां थे उनको हरा देते हैं, राजौर क्षेत्र को जीत लेते हैं। 1513 में उनके जो उड़ीसा के गजपति थे प्रताप रुद्रदेव, इन सब को मार देते हैं। जो प्रताप रुद्रदेव की पुत्री थी उनसे ही शादी कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं, जो इन्होंने कई सारी इनकी किताबों का वर्णन मिलता है। अमुक्तमाल्यम हो गया, और जो अमुक्तमाल्यम है तमिल भाषा में लिखी गई है, और जो जावंती है वो है संस्कृत भाषा में। और इन्होंने कई सारी उपाधियां धारण की, जैसे कि आंध्र भोज और आंध्र पितामह, और इस तरीके से दोस्तों इन्होंने जो कि उपाधि थी उन्होंने धारण की थी। अभिनव भोज होगी। अब चलते हैं दोस्तों इनके कवियों के बारे में समझते हैं। इन्हीं के समय में जो डोमिगस बरबोसा पुर्तगाली आए थे भारत में कर्नाटक क्षेत्र के द्वारा, इसी यहीं से ही दोस्तों शुरुआत हुई थी पुर्तगाली की। जब वास्को डी गामा आया था तो डिक्लाइन होने लग गया था सीधे हर चीज़ का, यहाँ से मसाले ले जाते थे। तो हम समझ सकते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कारण था देश की बर्बादी का, तो वो था कि यहाँ से दक्षिण भारत से सब कुछ ले जाना। अब समझते हैं दोस्तों इनके दरबारी कवि थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था, जैसे अल्तासीन पद्देन हो गए, तेनालीराम हो गए। 2 अल्सानी पद्देन हैं उनके द्वारा मनुचरित की रचना की गई है, और जो तेनालीराम है उनके द्वारा पांडुरंग की रचना की गई है। यहाँ तक तो दोस्तों हमने समझ लिया पूरे शासकों के बारे में। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसी को इतिहास के द्वारा हम पूरा समझते रहेंगे, आप बस सुनते रहना है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। जैसे ही 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु होती है और अच्युत देव राय राजा बनते हैं। इसी समय एक नूनीज नाम का पुर्तगाली यात्री आया था। तो दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद 1542 के 1570 के आसपास सदाशिव राय वहाँ का शासक होता है। अच्युत देव राय के बाद मृत्यु के बाद 1542 के बाद जब सदाशिव राय राजा बनता है, तो जो वहाँ का राम राय मंत्री होता है उसको दोस्तों आपको याद होगा 1565 की तालीकोटा का युद्ध, उसी समय डिक्लाइन होने लग जाता है विजयनगर एम्पायर का। तो समझते हैं दोस्तों इसके बारे में। जब बहमनी साम्राज्य हो गए, बीजापुर के हो गए, गोलकोंडा के हो गए, यहाँ सभी के शासक, बीदरपुर के हो गए, ये सभी शासक मिलके प्लान बनाते हैं और राम राय इसमें शामिल होता है। वो चाहता है कि इनको ख़त्म करें, लेकिन वो पूरे हमारे जो विजयनगर एम्पायर है उसको डिक्लाइन करवा देता है। इसी का सबसे बड़ा हाथ होता है तालीकोटा के युद्ध में। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में इसका युद्ध होता है, और इसी में ही सदाशिव राव की हत्या हो जाती है। तिरुमल
और जो तिरुमल होता है दोस्तों, इसके बाद जब सदाशिव होता है उसकी तिरुमल उसकी हत्या कर देता है, तो उसको जो सीमांत होता है वो उसमें शासन करने लग जाता है। आरविदु तिरुमल के द्वारा ही आरविदु के वंश की स्थापना होने लग जाती है और 1570 में और 1650 के आसपास पेनगुंडा में उनकी राजधानी अपनी बना लेते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे साम्राज्य हो गया था, उन्होंने बहमनी साम्राज्य ने अटैक कर दिया जब वो 1347 में हार चुके थे, लेकिन दोबारा उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। तो इसका आखिरी शासक होता है श्रीरंग तृतीय। ये अंतिम शासक होता है, इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों था नहीं, क्योंकि आरविदु वंश ज़्यादा चल नहीं पाया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा विजयनगर एम्पायर के बारे में समझा। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी किसी भी चीज़ में, किसी भी यूपीएससी या बीपीएससी एग्जामिनेशन या एसएससी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मातरम।